ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये बोलने से पहले ही खलील साहब एक दफा मैंने बोल दिया, अब देखो इसकी माशाल्लाह वो देखना एफिशिएंसी। खैर जी। ओके सो हियर वी आर। अच्छा अगर वीडियो लैग करे या आवाज लैग करे तो काइंडली मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, क्योंकि शायद इंटरनेट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, और मुझे पता नहीं चलेगा कि कब मेरी जो है वो अ, आवाज या वीडियो लैग करना शुरू करेगी। तो जरा मैं थोड़ा सा पीछे हो जाऊं ऐसे। ओके जी, सो कल हम लोगों ने ऑपरेशंस को स्टार्ट किया था, सही है। और ऑपरेशंस के अंदर हम लोगों ने बात स्टार्ट की थी, और साथ साथ ये भी हम लोगों ने बात की थी कि अम, जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी उसके बारे में हमने सारी बात कर ली थी। तो आज जो है हम लोगों ने ऑफिशियली आगे अब पढ़ना शुरू करना है कि प्रोसेस एफिशिएंट या इफेक्टिव होता क्या है, ब्ला 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 चीजें उसके बारे में बात करनी, प्लस फिर हम लोगों ने उसके एक एक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करनी शुरू करनी है कि जी कॉस्ट कैसे कम की जाए और ब्ला 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 चीजें करनी। फाइन। तो कल के लेक्चर से रिलेटेड कोई अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो सौ बिस्मिल्लाह पूछिए। आई एम जस्ट गोइंग टू वेट फॉर लाइक 4-5 minutes, नहीं 3-4 minutes. It's already 8-10 I guess. It's yeah 3 minutes to be very exact. तो कुछ 3 मिनट के करीब मैं आप लोगों को मैं इजाजत दे रहा हूँ कि आप लोग मुझसे सवालात पूछ लें। और so any question regarding last class, yesterday's class? ओके आप लोगों को क्या कोई इंफॉर्मेशन मिली है अबाउट टुमारो, कल की क्लासेस की? ये कल ऑफ है या नहीं है, ये क्या है क्या नहीं है? ये कल चेहलम है, तो चेहलम के लिहाज से ऑफ। ये आपको इंफॉर्मेशन आ गई हमजा? या ये आप खुद से लेकर आए? ये देखो, हरीम बोल रही है नो सर हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। हमजा सैयद साहब बोल रहे हैं यस, नो ऑफिशियल अनाउंसमेंट ये। हमजा लड़के तेजी कर रहे, तेजी दिखा रहे हैं। चलो कोई बात दिखा, हमने कौन सी आपकी बात मान ली? सर मिस से बात हुई थी। ओह, बड़ी मिसों से बातें चीतें हो रही हैं। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। एनी हाउ जी, मेरे पीछे सर कुछ जी। सर जो असाइनमेंट्स हमने आपको दिए थे वो चेक करके मतलब कब मिलेंगे? ऑब्वियसली पेपर्स देने हैं, तो एटलीस्ट हमें अपनी मिस्टेक्स का तो पता चल जाए। बिल्कुल सर, व्हाट अबाउट द असाइनमेंट? आई हैड अ प्रॉब्लम डूइंग 2 क्वेश्चंस, कैन यू प्लीज शेयर द चेक असाइनमेंट्स? यार अपेरेंटली स्पीकिंग अगर देखा जाए तो मैंने अपने बिहाफ पर आपको लोगों को चेक करके वो असाइनमेंट सबमिट करवा दिए, ठीक है। और आप लोग कह रहे हो कि आप लोगों को नहीं मिली, और जब मैंने अपने पास से देखा है तो दे ऑल आर टर्न्ड इन, मकसद मैंने को रिटर्न कर दिया हुआ है, और वो आप लोगों को नहीं मिल रहा है। मैं इसको आज दोबारा देख लेता हूँ, क्योंकि कल मैंने जब देखा था तो लाइक 6-7 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको मैंने टर्न इन नहीं, क्लिक मैंने किया था लेकिन टर्न इन नहीं हो रहा। अब देखना ये है कि ये आप लोगों को मिल क्यों नहीं रहा है, दैट इज अ मेजर थिंग। तो आई जस्ट लुक इनटू दिस थिंग टुडे इंशाल्लाह, और बाय टुनाइट आप लोगों को बाय एनी मींस इंशाल्लाह आप लोगों को असाइनमेंट्स चेक हुए हुए आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वो आप परेशान ना हो। तो यू विल हैव लाइक क्वेश्चंस आंसर्स विद यू कि आपको कितना स्कोर मिल रहा है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो वो आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं। और वो मेरी तरफ से थोड़ा सा कोई इशू हो रहा है ये शायद कि मैं चेक कर चुका हूँ, चेक तो मैंने कर लिया है, सही है, मैंने उसको टर्न इन भी किया, रिटर्न भी किया है इसको, लेकिन वो आप लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है देखना पड़ेगा। मेरा पता ख्याल क्या है, आई गॉट द अंडरस्टैंडिंग। मेरा ख्याल है, मेरा जहां तक ख्याल है, सिंस डिफरेंट कॉलेजेस जो हैं वो डिफरेंट वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ईमेल एड्रेसेस इस्तेमाल कर रहे हैं,
और उन ईमेल एड्रेसेस के लिहाज से मेरा जहां तक है, इफ आई एम नॉट मेकिंग अ मिस्टेक, सो वेल्स इज ऑन गूगल क्लासरूम एंड एडन इज ऑल्सो ऑन गूगल क्लासरूम। ठीक है, एडन वो डिफेंस वाला जो, इवन सेप्टर इज ऑन एडमोटो। और मैं शायद मेरा ख्याल है शायद मैं लॉग इन ही डिफरेंट आईडी से हुआ हूं, तो रिटर्न ही किसी और को हो रहा है। माइट बी पॉसिबल, दिस कुड बी अ पॉसिबल, अभी ज़हन में मैंने क्लिक किया तो माइट बी पॉसिबल ये चीज हुई हो, पीछे मैंने आईडी चेंज किया हुआ। एनी हाउ, तो अब ये खैर मैं आप लोगों को भेज दूंगा इंशाल्लाह ताला, आई लुक इनटू इट। ज़हन नहीं गया था इस जगह पे, अभी मैं इंशाल्लाह ताला देख लूंगा। तो आप लोग, अच्छा इसके अलावा जो हमने कल बात की थी उसके लिहाज से इफ यू हैव एनी इश्यूज तो वो प्लीज आप मुझसे पूछ लीजिए, अदरवाइज वी शैल बी स्टार्टिंग। एनी क्वेश्चंस? वो कैपिटल इंटेंसिव क्या होता है, लेबर इंटेंसिव क्या होता है, इफेक्टिव क्या होता है, एफिशिएंट क्या होता है प्रोसेस, फिर उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी के लिहाज से जो हमने बात की है वो क्या चीज होती है। तो इफ यू हैव दिस अंडरस्टैंडिंग तो वो सर बात कर लीजिए जी। सर ये जो कैपिटल इंटेंसिव है इसमें लेबर इंटेंसिव इंक्लूड होता है, मतलब इसकी कहीं जो लेबर इंटेंसिव की पावर है या फिर जो भी फोर्स जो काम कर रही है वो कैपिटल इंटेंसिव में मतलब इंक्लूड होती है क्या? देखिए अगर हम कैपिटल इंटेंसिव की बात करें तो फाइनल रिजल्ट बेस करेगा टेक्नोलॉजी के ऊपर या मशीन के ऊपर। उसमें ह्यूमन एफर्ट तो होगी डेफिनेटली, जैसे गाड़ी चलाते हैं, अब गाड़ी चलाना इज बेसिकली कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है, लेकिन उसको ड्राइवर भी चाहिए होता है, सही है ना। सो इसमें जो क्वालिटी का जो कंसर्न होगा या क्वालिटी का हैजर्ड जो होगा वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा, वो मशीनरी बेस्ड होगा, और उसको जो एडमिनिस्टर कर रहा होगा वो माइट बी पॉसिबल लेबर हो। तो यस, लेबर इज, हमने रोबोटिक्स की बात नहीं की, इवन रोबोटिक्स के लिए भी एक आध बंदा पीछे बैठा होता है जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर रहा होता है, ठीक है, हैंडलिंग कर रहा है। लेकिन क्या उसका पार्ट बहुत ज्यादा है? क्या उसके होने या ना होने से मशीन बहुत मेजर तरीके का इन्फ्लुएंस लेकर आएगी? शायद नहीं। तो हम ये कहते हैं कि जी समांतर फैक्टर्स जो हैं वो वैसे ही अप्लाई हो रहे होंगे, लेकिन हमारी डिपेंडेंस ओवर मशीन या टेक्नोलॉजी ज्यादा होगी तो वो कैपिटल इंटेंसिव होगी। और अगर इवन जो लेबर इंटेंसिव काम होता है उसमें भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही होती है, फॉर एग्जाम्पल दर्जी, सही है, अब दर्जी जो है वो भी मशीन का इस्तेमाल करता है, ठीक है ना, सिलाई मशीन का, स्टिचिंग मशीन का इस्तेमाल करता है, ठीक, वो भी आपके पास है, वो भी एक तरह की मशीन है, लेकिन क्या उस पे जो कारीगर है, जो स्किलफुल बंदा है, जो टेलर है, वो अपनी स्किल डेवलप कर रहा होता है, तो वो मशीन खुद से काम नहीं कर रही होती, मशीन को वो डायरेक्ट कर रहा होता है और वो काम कर रहा होता है। देयरफॉर लेबर इंटेंसिव हो तो उसमें भी हल्की फुल्की सी मशीनरी होगी, और कार मैन्युफैक्चरिंग हो उसमें हल्का फुल्का सा लेबर होगा। बट जैसे टेलर के कपड़े सीने पर हम टेलर को एक्यूज करते हैं, स्टिचिंग मशीन को एक्यूज नहीं करते, ठीक है, होती स्टिचिंग मशीन भी है, हम उसको एक्यूज नहीं करते, हम टेलर को कहते हैं तुम्हारे हाथ में मशीन थी, ये खराब कैसी हुई, सही है, ये सिलाई खराब कैसी हुई, सही है, तो हम उसके स्किल को चैलेंज करते हैं इंस्टेड के हम उसकी टेक्नोलॉजी या उसकी मशीन को हम चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि वो लेबर इंटेंसिव काम, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने कोई बेकिंग शेकिंग कर रहे हो, केक्स वगैरह बना रहे हो, तो हम आपसे ये कहेंगे कि भाई आपकी क्योंकि रेसिपी सही नहीं थी इसलिए केक जो था वो सही तरह से बेक नहीं हो सका, या आपने गलत टेम्परेचर सेट किया था इसलिए जल गया। गवन को तो नहीं मालूम ना मैं कितने टेम्परेचर पे चलना है, वो जितना मैं उसको इंस्ट्रक्ट करूंगा उसी लिहाज से चलेगा। सो केक का ओवर बेक होना या उसको जलना बेसिकली अवन की गलती नहीं होगी, वो उस कुक की या शेफ की गलती होगी, क्योंकि वो बेसिकली लेबर इंटेंसिव काम है। रही बात इस चीज की कि हम लोग जूता बना रहे हैं, हम लोग कुर्सियां बना रहे हैं, हम लोग घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो वो मशीन बेस्ड होगी, ठीक है ना, तो उसके ऊपर अगर गलती आती है तो फिर हम ये बात करेंगे भाई मशीन के अंदर कोई इशू था। तो याद रखें कि लेबर इंटेंसिव काम होगा तो उसमें भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी छोटे मोटे फैक्टर पे जरूर एग्जिस्ट कर रही होगी, लेकिन जो ब्लेम होगा वो बेसिकली लेबर पे होगा। कैपिटल इंटेंसिव के अंदर भी मशीन काम कर रही होगी मेजर लेवल पे, और माइनर लेवल पे लेबर एग्जिस्ट कर रहा होगा, इसलिए ब्लेम जो किया जाएगा वो टेक्नोलॉजी को किया जाएगा, वो लेबर को नहीं किया जाएगा। आप ये जहन में रखें कि लेबर इंटेंसिव का मतलब ये नहीं कि टेक्नोलॉजी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, और कैपिटल इंटेंसिव का मतलब हरगिज ही नहीं कि टोटल लेबर इंटेंसिव होगा ही नहीं, लेबर पे डिपेंडेंस होगी नहीं, होगी माइनर लेवल की। मकसद एक्यूज करने के लिए हम कैपिटल इंटेंसिव में लेबर को लेकर नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इंटरनेट का कोई इशू आ जाए तो मैं पकड़ के एडमिनिस्ट्रेटर को बोलूंगा इंटरनेट नहीं चलो, क्या पीछे से कनेक्शन स्पीड नहीं आई तो मैं कैसे मैं प्लेट में से निकाल के थोड़ी देने वाला हूँ, सही है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये टेक्नोलॉजी का इशू है, कैपिटल इंटेंसिव इशू है, तो ये
उसी बेसिस पे होगा। हाँ, लेकिन एक यहाँ पर कोई एडमिनिस्ट्रेटर, लैन एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह होगा, जिसको मैं बात कह सकता हूँ, लेकिन वो भी एक सर्टेन लेवल तक ही प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकता है। असल में ये टेक्नोलॉजी बेस्ड, ठीक है। सो याद रखें कि लेबर इंटेंसिव हो तो इसका मतलब ये है कि काम की जो फाइनल आउटपुट है वो डिपेंडेंट किसके ऊपर है, लेबर के स्केल के ऊपर। कैपिटल इंटेंसिव है तो फाइनल आउटपुट की क्वालिटी या उसकी जो डिलीवरी है वो किस पे बेस कर रही है, टेक्नोलॉजी के ऊपर, मशीन के ऊपर या इक्विपमेंट के ऊपर बेस कर रही है। दोनों में कैपिटल के अंदर थोड़ा बहुत लेबर भी होगा जो उस मशीन को हैंडल कर रहा होगा, और लेबर के अंदर थोड़ा बहुत कैपिटल इंटेंसिव काम भी हो रहा होगा जिसके अंदर वो शायद काम करने में एड दे रही होगी, लेकिन हम एक्यूज मेजर लेवल वाले को ही करेंगे। मेक सेंस? यहां तक क्लियर होती कहानी? सर मेरा एक और क्वेश्चन है कि हम्म। जैसे क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें ये बताया जाता है कि कैपिटल इंटेंसिव है या लेबर इंटेंसिव है, या फिर हमें कुछ पता करना होता है? देखो, जैसे जो पेपर रेट वन है, पेपर वन जो है उसमें तो आपको बकायदा बिजनेस का नाम ले लिया जाएगा, कार मैन्युफैक्चर, सही है, या रेस्टोरेंट। अब ये रेस्टोरेंट जो है ये लेबर इंटेंसिव है कैपिटल इंटेंसिव, बताओ मुझे। रेस्टोरेंट लेबर इंटेंसिव कैपिटल इंटेंसिव? लेबर खत्म। कार लेबर मैन्युफैक्चरर, इंटेंसिव कार मैन्युफैक्चरर, कैपिटल कहानी खत्म। कैपिटल इंटेंसिव। सही है, तो बिजनेस का इतना मेजर नाम लिया जाएगा जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यार लेबर इंटेंसिव है कैपिटल इंटेंसिव, सही है। अगर आपसे कहा जाए ब्यूटी पार्लर, सलून्स, अब बताओ लेबर इंटेंसिव कैपिटल इंटेंसिव? लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव, बिल्कुल सही, क्योंकि वहां पर जो आंटी खड़ी होती है मुंह के ऊपर जो अजीब सी क्रीमें लगा रही होती हैं उनके ऊपर है ना, सही है। बाल काटने की मशीन तो कोई नहीं होती, सिजर होती। देखो, असल में मशीन है क्या, विच हैज एन इनपुट एंड ब्रिंग्स द आउटपुट, तो इवन सिजर इज अ मशीन, सही है ना। लेकिन उस सिजर को चलाने वाले की स्किल चाहिए। इवन ब्लो ड्रायर इज अ मशीन, ब्लो ड्रायर चलाने वाले की स्किल चाहिए, उसे तो एक फुक करके हवा फेंकनी, सही है। तो ये चीजें हैं मेरे को। तो ये बिजनेस जो है वो ओरिजिनली पेपर के अंदर, पेपर वन के अंदर तो वो डायरेक्टली कोई इतना मोटा सारा आपको बिजनेस का नाम बताएगा जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये लेबर इंटेंसिव है कैपिटल इंटेंसिव है। जबकि पेपर टू के अंदर ये बाकायदा सिनारियो पूरा जनरेट करेगा जिससे आपको क्लियर इंडिकेशन हो जाएगी कि कैपिटल इंटेंसिव है या नहीं है, और एट टाइम्स वो शायद मुंह से बोल भी दे। एट टाइम्स की बात की मैंने, ऑलवेज की बात नहीं की, ठीक है। तो खुद मुंह से बोलते ये लेबर इंटेंसिव एक्टिविटी है, ये कैपिटल इंटेंसिव एक्टिविटी है, इस तरह की चीज करके वो खुद से बात करें, ठीक है। सो अगेन आपको इंडिकेशन मिल जाएगी, इतनी इंडिकेशन मिल जाएगी कि आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। गुड है जी। अच्छा जी, अब हम लोग बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू यूनिट 4 के लिहाज से जो हमने अब पहला टॉपिक पढ़ना शुरू करना है उसके बारे में बात करते हैं। और याद रखें कि ये फिर दो चैप्टर्स जो हैं साथ चल रहे हैं, ये दो चैप्टर साथ चल रहे हैं, जैसे 10 और 11 साथ चला था वैसे ये दो चैप्टर साथ चलेंगे। ये यूनिट आई रियली डोंट नो द चैप्टर नंबर्स, मैं अभी आपको देख के बताता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स हम लोग साथ कर रहे हैं, लेकिन ये दो चैप्टर्स एक साथ चलना शुरू होंगे। सो काफी चीजें हम पढ़ेंगे, फिर मैं बोलूंगा ये दोनों चैप्टर्स खत्म हो गए और अब हम लोग आखिरी चैप्टर की तरफ जा रहे हैं। जैसे मैंने बात की थी 10 और 11 खत्म हो गया, अब हमने चैप्टर नंबर 12 करना है, इसी तरह से यहाँ पर भी होगा, ठीक है। सो let's move on and let's start studying. ओके, सो ये वंस अपॉन अ टाइम, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास से पहले वाली क्लास में हमने बात की थी कि योर यूनिट 2 इज फिनिश्ड, और अब हम लोग यूनिट 4 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। आज तारीख है 7।
ओके, सो अब हम लोगों ने ये देखना है कि हमारे पास एक प्रोसेस जो है जिसको हम लोगों ने एक इस जगह में नाम लिखना भूल गया, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस और स्केल ऑफ ऑपरेशंस, ये दो चीजें हम लोगों ने बात करनी है कि व्हाट इज दिस थिंग। तो ये चीज ज़हन में रखो कि हमारे पास कभी भी कोई भी काम जो है वो तीन हिस्सों में होता है। एक होता है हमारे पास काम करने से पहले, एक काम करने के दौरान और एक काम करने के बाद। ठीक है, पहले, ड्यूरिंग एंड बाद। ठीक है, तो अब ये चीज ध्यान में रखो कि हमारे पास काम करने से पहले जो हमारे पास चीज होगी वो बिफोर, एक चीज होगी हमारे पास ड्यूरिंग, ठीक है, एक चीज होगी हमारे पास आफ्टर। सही है, यानी बिफोर प्रोसेस कुछ चीजें चल रही होंगी, कुछ चीजें ड्यूरिंग प्रोसेस चल रही होंगी और कुछ चीजें आफ्टर प्रोसेस चल रही होंगी। सही है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे पास सबसे पहली चीज जो हम लोगों ने देखनी वो ये है कि हमारे पास जो प्रोसेस है, ठीक है, वो यहां पर है और हमारे पास अब जो है वो चीज जहन में आएगी कि हमारे पास यहां से कुछ आएगा इनपुट। सही है, और यहां पर आएगा आपके पास आउटपुट और यहां पर हमारे पास है एक्चुअल प्रोसेस। सही है, अब ये याद रखो कि जो हमारे पास इनपुट है काम से पहले की चीज है, चाहे हम चीजों को इनपुट करते हैं, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं इनपुट कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं तो ये मेरा इनपुट है। आप लोगों का दिमाग या आप लोगों की स्क्रीन इसको प्रोसेस करके आपको दिखा रही है या आपको समझा रही है, और उसके बाद आप पेपर के अंदर आंसर के अंदर जो इससे मिलकर मिलाकर या बुक पढ़ने के बाद जो आप आंसर लिखोगे दैट इज गोइंग टू बी द आउटपुट। तो ये याद रखना कि कभी भी हमारे पास जो इनपुट है वो हमारे पास इनपुट किस किस सिचुएशन में हो सकता है। हमारे पास इनपुट्स हो सकते हैं एज रॉ मटेरियल हो सकते हैं, हमारे पास लेबर स्किल हो सकती है, हमारे पास कैपिटल हो सकता है। सही है, और हमारे पास एक और चीज होती है जिसको कहते हैं सेमी फिनिश्ड गुड। ये सेमी फिनिश्ड गुड का मतलब ये है कि ये किसी एक प्रोसेस से निकल कर यह दोबारा अगले प्रोसेस में एंट्री दे रहा होता है, मीनिंग ये काम कंप्लीट नहीं होता, ये इनकम्प्लीट काम है। जैसे आप कॉलेज आते हो तो कॉलेज आकर आप लोग जब एक क्लास खत्म होती है तो आप अभी फिनिश प्रोडक्ट नहीं, आपका दिन फिनिश नहीं हुआ, अभी आपका दिन एक क्लास खत्म हुई, तो इट्स बेसिकली काइंड ऑफ अ सेमी फिनिश गुड। अब जिस बच्चे ने पहले बिजनेस से क्लास ले ली हुई है, अब वो बैठ के थोड़ी देर वेट करके या फौरन ही उसकी फिर अगली क्लास स्टार्ट हो जाएगी, मीनिंग एक प्रोसेस का एंड आउटपुट जो है वो अगले प्रोसेस का क्या बन जाएगा, इनपुट। इफ सो हैपेंस दैट दैट इज नोन एज सेमी फिनिश गुड। ठीक है, और अगर हम आउटपुट्स के लिहाज से बात करें तो आउटपुट के अंदर हमारे पास सेमी फिनिश गुड्स आएंगी। सही है, ठीक है, अब ये याद रखो कि ये जो आपके पास इनपुट या आउटपुट के लिहाज से हमने जो बात की है, ये इनपुट आउटपुट जो कुछ भी है ये ओरिजिनली आपके बेस किस पे करता है कि कितना इनपुट दिया गया है एंड कितना आउटपुट निकला है। सही है, सो अगर मैं बात करता हूं एफिशिएंसी की, सही है, एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रोसेस की बात करता हूं, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास कितना आउटपुट जनरेट हुआ है अपॉन कितना इनपुट मुझे मिला है इन 200। तो ये याद रखना कि हमारे पास जो किसी भी प्रोसेस का जो एक फॉर्मूला है, ये हमारा पहला फॉर्मूला है ऑल टुगेदर पूरे बिजनेस स्टडीज के अंदर। दिस इज बेसिकली द फर्स्ट थिंग, द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिविटी। अगर हमने किसी की प्रोसेस की निकालनी हो
तो हम क्या कहेंगे भाई कितना इनपुट दिया और उससे हमें कितना आउटपुट मिला। ठीक है, ज्यादा इनपुट देकर कम आउटपुट लेना, इट्स नॉट अ गुड थिंग। सही है, कम इनपुट देके ज्यादा आउटपुट लेना, इट्स अ गुड थिंग। ठीक है, तो ये याद रखना कि इसका परसेंट जितना ज्यादा होगा द हायर द बेटर वाली कहानी होगी। सही। अच्छा, अब ये जितनी भी चीज हम लोगों ने लिखी है, ये वाली चीज जितनी भी हम लोगों ने लिखी है, ऑरेंज, सही, ये जितनी चीज मैंने लिखी है, इस चीज को हम कहते हैं ठीक है, दिस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, यानी कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना, दिस इज नोन एज योर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। अच्छा, अब देखना ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कब इफेक्टिव होता है। ठीक है, व्हेन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इज इफेक्टिव। अब ये देखना है कि हम किसी भी प्रोसेस को, जो इनपुट प्रोसेस या आउटपुट होता है, उसको हम लोग जो है वो हम कैसे हैंडल करते हैं या उसको कैसे बनाते हैं। तो वो तो हमने कर लिया, लेकिन अब वो कब इफेक्टिव होगा। सही है, ठीक है। सो ये चीजें ज़हन में रखना कि जब कभी भी आप बात करें इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, ये कल वाली बात आ रही है कि कोई भी प्रोसेस इफेक्टिव कब होगा, जब उसकी वेस्टेजेस कम होंगी, जब वो इनपुट से आउटपुट पे जो कन्वर्जन हो रहा है वो लो कॉस्ट पे हो रहा होगा, जब कन्वर्जन जो है इनपुट से आउटपुट वाली कन्वर्जन जो है वो तेज होगी यानी एफिशिएंट होगी। और अगर आपकी कन्वर्जन इनपुट से आउटपुट की कन्वर्जन जो है वो हाई क्वालिटी की हो, या हाई की नहीं हो रही तो कम से कम कंसिस्टेंट क्वालिटी की जरूर, ऐसा ना हो कि क्वालिटी डिटोरिएट हो रहा है। अब ये याद रखना कि हमारे पास जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस हमारे पास है एक्चुअल प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे, यहां पर हम लोग बात करेंगे सारे के सारे प्रोडक्शन प्रोसेसेस की। सही है, और उसमें हम लोग जो बातें करेंगे वो बात हम लोग करेंगे जॉब प्रोडक्शन की, बैच प्रोडक्शन की, फ्लो प्रोडक्शन की, एंड मास कस्टमाइजेशन की। सही है, सो ये याद रखना कि हमारे पास जो प्रोडक्शन मेथड्स हैं उनके अंदर वी बेसिकली आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज एलिमेंट्स, जो कि आगे जाके हम लोगों ने पढ़ना तो है, जाहिर सी बात है सब चीजें, तो इसलिए इन चीजों को जहन में रखना है कि हम लोगों ने प्रोडक्शन प्रोसेस पढ़ना। अब देखना ये है कि हमारे पास जो ये जॉब प्रोडक्शन या बैच प्रोडक्शन या फ्लो या मास कस्टमाइजेशन जो है, वो जैसी तैसी भी चीजें हैं, पता नहीं क्या होती होगी कोई ना कोई चीज, ये कब इस्तेमाल होती हैं। ये प्रोडक्शन प्रोसेस इन चार में से, यानी इन चार में से किन का आंसर है। सही है,
हमें क्वालिटी कैसे कम बढ़ानी है, वेस्टेजेस कम कैसे करनी है, हमने कॉस्ट कैसे कम करनी है। अब हमने जितनी भी चीजें पढ़नी है वो सारी की सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपकी इस चीज के ऊपर कि आपने जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो हर एक के टॉपिक का अपना एक रीजन है। सही है। जो भी कोई अब हमने यूनिट 4 में जितनी चीजें पढ़नी है वो असल में इन्हीं चीजों की ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को ही अब हम लोगों ने इफेक्टिव करने के लिए काम करना। सही है। तो अब जो है हम लोगों ने जो ये तो पहली बात तो है कि ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस की हमने बात कर ली। अब हमने बात करनी है स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल का मतलब क्या है? साइज। सही है। और स्केल इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑपरेशन। अगर स्केल बढ़ता है यानी साइज ऑफ ऑपरेशन बढ़ता है तो हमें कुछ फायदे। ठीक है। और उस फायदे को हम लोग एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। फिर अगर वो फायदे जो हैं तो क्या इसका कुछ नुकसान भी हैं? जी हाँ। जब साइज बढ़ता है तो कुछ फायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी। जो फायदे होते हैं उनका अलग नाम है, जो नुकसानात होते हैं वो अलग नाम। ठीक है। तो अब हम जो बात करने लगे हैं दैट इज अबाउट द स्केल ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है। अब अगर आपके पास ठीक है, स्केल ऑफ ऑपरेशन की वजह से जो कंपनी को फायदे मिलते हैं उनको हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं। इनके साइज ऑफ द बिजनेस बढ़ना है। सही है। स्केल का बेसिक मतलब क्या है? स्केल का बेसिक मतलब क्या है? साइज ऑफ द बिजनेस। ठीक है। साइज ऑफ द ऑपरेशन। मतलब अगर मैं पहले काम करता था 500 यूनिट्स के लिए तो अब मेरा स्केल बढ़ गया है। अब मैं 5000 यूनिट्स के लिए काम करता हूँ। डेफिनेटली जो मशीन मैं 500 के लिए इस्तेमाल करता था माइट बी पॉसिबल मुझे और मशीन की जरूरत हो। ठीक है। हो सकता है मैं लेबर के साथ काम करता था, माइट बी पॉसिबल मुझे और लेबर की जरूरत हो। मैं पहले काम करके फारिग बैठ जाया करता था, माइट बी पॉसिबल अब मुझे ज्यादा टाइम की जरूरत हो। ठीक। तो कुछ फायदे हैं और इस फायदों के अंदर कुछ जो फायदे होंगे उनको हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहेंगे। ठीक है। और जो हम लोगों को स्केल ऑफ ऑपरेशन होने की वजह से जो हमें कुछ लिमिटेशंस आएंगे, कुछ कंस्ट्रेंट्स आएंगे, वो बेसिकली कहलाई जाएंगी आपकी डिसइकोनॉमीज। ये याद रखना कि जितनी भी हम लोग बेनिफिट्स की या हम लोग कंस्ट्रेंट्स की बात करें, दीज आर कॉस्ट बेस्ड बेनिफिट्स। ठीक है। समहाउ हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो रही है और समहाउ हमारी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है। तो ये याद रखना कि
ठीक है, ये दोनों चीजें जो हैं ठीक है, तो ये चीज प्लीज इस चीज को जेहन में रखना कि ये हम लोगों ने जेहन में रखना है। इससे हमारे कुछ बेनिफिट्स या हमारे जो लिमिटेशंस है वो किन चीजों पर हैं। ये कॉस्ट, किसी से हमारी कॉस्ट कम हो रही हो, किसी से हमारी कॉस्ट बढ़ रही है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास स्केल ऑफ ऑपरेशन में चीजें क्या क्या आती हैं। ठीक है, अब ये याद रखना कि जो आपके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल या डिसइकोनॉमी स्केल होती है, दो तरह की होती है। ठीक है, फाइन, क्या बात है। और आज हिस्ट्री इज इन मेकिंग, मुझे आज सुबह की पहली क्लास के अंदर चाय मिल गई है, क्या बात है, जबरदस्त। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये याद रखना कि ये जो आपका इंटरनल इकोनॉमीज या एक्सटर्नल इकोनॉमीज की जो मैंने बात की है, दीज ऑल आर बेसिकली टर्म्स इन टर्म ऑफ डेफिनेशंस एंड इन टर्म ऑफ योर कोर्स के पार्ट के लिहाज से कि ये चीजें पूछी जा सकती हैं आपसे। ठीक है, और अब ये याद रखना कि ये तमाम तर चीजें जो कुछ भी हैं जो हम अभी बात कर रहे हैं, इनका मतलब क्या क्या। इंटरनल इकोनॉमीज का कोई भी चीज वर्ड इंटरनल होती है, दीज आर
ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखें कि हमारे पास जो एक्सटर्नल इकोनॉमीज है ना, वो याद रखना सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं होती, ये इंडस्ट्री की होती, ठीक है। और जो इंटरनल होती है वो बिजनेस की अपनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, बाहर मौसम अच्छा है तो ये एक्सटर्नल है, हर एक के लिए अच्छा है, सिर्फ आपके लिए अच्छा नहीं। हाँ, आप खुश हैं तो हर कोई खुश नहीं है, आप खुश हैं, ये आपके इंटरनल इशू, ठीक है। क्योंकि आपको कोई याद आ रहा है और आप बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली आपकी उससे मुलाकात हुई है या आपकी रिसेंटली मुलाकात होने वाली है, इसलिए आप खुश हैं। ये पर्सनल मैटर है आपका, ठीक है। आप खुश हैं, कंपनी खुश है, कोई और खुश है या नहीं, कंपनी खुश है, ठीक है। आप खुश हैं, इंटर्न सब खुश है, तो उस पर आप भी खुश हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक्सटर्नल, ठीक है। सिमिलरली इंटरनल डिसइकोनॉमीज का मतलब क्या है? कोई ऐसे फैक्टर्स विद इन द फर्म जिससे कंपनी की कॉस्ट बढ़ रही हो, सही है। बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो गया, यानी कि इंटरनल या एक्सटर्नल का बेसिक मतलब जो है, इंटरनल मतलब है कि ये चीजें तमामतर कंपनी के अंदर की हैं, और एक्सटर्नल का मतलब है कंपनी से बाहर की। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या है कि इससे आपकी कॉस्ट कम हो रही होगी, और डिसइकोनॉमीज का मतलब क्या है, इससे आपकी कॉस्ट बढ़ रही हो। सही है। तो ये याद रखना कि हमारे पास जो भी कोई सिलसिला है, उस सिलसिले के अंदर हमारे पास ये तमाम तर बेसिक एलिमेंट्स हैं जिसके लिहाज से हमें बात करनी है। देयर फोर वॉट वी कैन डू, we basically cannot control one element, सही है, and that is the external element. Could it be in economies of scale or could it be the diseconomies of scale? इसको हम external को control नहीं कर सकते। Therefore अब हमारे पास एक नोट पॉइंट बन जाता है, वो नोट पॉइंट क्या है वो देख लेते हैं।
यानी हमारे पास जो बेसिक एलिमेंट का है दैट इज आपके पास इंटरनल जो है इट शुड बी एक्सप्लोर्ड, एक्सटर्नल इकोनॉमी मस्ट बी एक्सप्लॉइटेड, ठीक है, internal diseconomies must be reduced or minimized or removed, or external must be protected against, ठीक है। सो अगर मैं ये बात लिखना चाहूँ तो ये इट कैन बी रिटन ओवर हेयर बड़ी सिंपली कि जी इसको आप लोगों ने एक्सप्लोर करना होता है, इसको जो है आप लोगों ने एक्सप्लॉइट करना होता है, ठीक है, इसको जो है आपने रिमूव करना होता है, सही है, और इसको जो है आपने इसके अगेंस्ट जो है आपने प्रोटेक्शन लेनी होती है। ठीक है, सो हर चीज बड़ी सिंपल, हर चीज बड़ी क्लियर तरीके से कंपनी के सामने आ जाती है कि दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम दिस स्केल ऑफ ऑपरेशन। अब ये देखना है कि हमारे पास ये जो स्केल ऑफ ऑपरेशन जितना भी है, भले इंटरनल है भले एक्सटर्नल है, तो हम एक एक करके हर एक को पढ़ना शुरू करेंगे कि जी इंटरनल इकोनॉमीज क्या क्या होती हैं, फिर एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्या होती हैं, फिर इंटरनल डिस इकोनॉमीज क्या होती हैं, कैसे रिमूव किया जा सकता है, कैसे अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि हमें रिमूव तो करना है, लेकिन कुछ एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज भी होती हैं, तो उसको भी उसके अगेंस्ट भी हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, सो जो हमारे पास जी सर ये स्केल ऑफ ऑपरेशन हर में हाई क्यों है? मतलब ये चाहे इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, डिस इकोनॉमीज और इकोनॉमीज में, तो ये हाई क्यों है? ये सब जगह बढ़ क्यों रहा है, इंक्रीजिंग क्यों है, ये पूछ रहे हो? जी जी सर। ये होता ही उस वक्त है, ये एग्जिस्ट ही उस वक्त, ये कॉन्सेप्ट आता ही हो सकता है जब स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ रहा। ये उस वक्त हो ही नहीं सकता कि आप स्केल ऑफ ऑपरेशन की बात नहीं कर। चलो एक का मैं बात करता, एक बात बताऊं, अब मैं एक पॉइंट लिख लेता हूं, वो टर्मिनोलॉजी चेंज करता है, सही है। तो टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाती है। अगर हम स्केल ऑफ ऑपरेशन की बात ना करें ना, कि स्केल ऑफ ऑपरेशन नहीं बढ़ रहा लेकिन फिर भी कॉस्ट कम हो रही है, तो अब वो स्केल ऑफ ऑपरेशन, वो इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं, तो कॉन्सेप्ट इकोनॉमी ऑफ स्केल कहलाया नहीं जाएगा। इकोनॉमी ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉस्ट रिड्यूस हो, ठीक है, और स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़े, तब वो इकोनॉमी ऑफ स्केल में आएगी। कॉस्ट इंक्रीज हो जाए और स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ रहा हो, उसको हम डिसइकोनॉमीज बोलते हैं। लेकिन अगर सिर्फ एक चीज आ रही है कि जी कॉस्ट कम हो रही है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यार क्या स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ रहा है? नहीं नहीं, स्केल ऑफ ऑपरेशन नहीं बढ़ रहा। ओके, फिर ये इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं है, ये फिर क्या कहलाया जाए, कॉस्ट एफिशिएंसी। ठीक है यार, कॉस्ट बढ़ रही है, ओ अच्छा अच्छा, स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, स्केल ऑफ ऑपरेशन नहीं बढ़ रहा यार। ओ इट्स नॉट डिसइकोनॉमीज नाउ, इट्स बेसिकली कॉस्ट इनएफिशिएंसी। ये टर्मिनोलॉजी खत्म हो जाती है, और यही वो चीजें हैं, जब बच्चा आंसर कर रहा होता है तो उसके ज़हन में सिर्फ उसने एक चीज लिखी होती है, स्केल ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज, ठीक है, और सिर्फ उसने ये वर्ड नहीं लिखा कि इंक्रीज इन स्केल ऑफ ऑपरेशन। कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि जी एवरेज कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, एवरेज कॉस्ट बढ़ रही है। वो इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में बिल्कुल क्लियर है, उसको ये पता है कि मेरी कॉस्ट रिड्यूस होनी चाहिए तो इकोनॉमी स्केल होगा, कॉस्ट इंक्रीज होनी चाहिए तो डिसइकोनॉमीज होगा। बस वो एक जो टर्मिनोलॉजी है वो लिखना भूल गया कि विद स्केल ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज, बस ये नहीं लिखा। अब एग्जामिनर ने कहा भाई तुमने आधी बात कर दी, हम तो तुम्हें नंबर दे ही नहीं रहे इसका। ये बिल्कुल क्लियर कहानी है। तो याद रखो
कि जिस वक्त आपने कॉस्ट के ऊपर बात की, कॉस्ट बढ़ी या कम हुई, अब उसके साथ जैसे ही स्केल ऑफ ऑपरेशन के इंक्रीज के साथ बात कर दी, तब वो इकोनॉमीज या डिसइकोनॉमीज बन सकता है। लेकिन स्केल ऑफ ऑपरेशन कम हो रहा हो या स्केल ऑफ ऑपरेशन सेम रह रहा हो, उसमें इंक्रीज ना आ रहा हो, तो ये कॉस्ट एफिशिएंसी या कॉस्ट इनएफिशिएंसी में टर्मिनोलॉजी ही चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा हमने हर जगह पे लिखा है कि जी इंक्रीजिंग 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 स्केल ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, ये बात समझ आ गई? हरी, आपने बस क्वेश्चन पूछा था शायद। ये बात समझ आ गई है नहीं आई है? सर आगे आगे। गुड गुड गुड, ठीक है जी। ओके, सो दिस इज बेसिकली काइंड ऑफ अ थिंग जो शायद हम लोगों ने आज डिस्कशन की थी। ये देखिए माशाल्लाह कितना साफ सुथरा काम किया आज मैंने बॉक्सेस के साथ। आहिस्ता आहिस्ता ना मेरी वो जो ये जो प्रेजेंटेशन है बेहतर होती जा रही है। तो ये हम लोगों ने अभी बात की। अब जो हमारी इंशाल्लाह आई रियली डोंट नो कि कल आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस होंगी या नहीं होंगी, या आपकी फिजिकल क्लास होगी, वल्लाह आलम। अगर तो इन्फॉर्मेशन मिल गई कि जी ऑफ है, तो आप लोगों के मेरे ख्याल से टेस्ट ही हो जाएगा। और अगर आप लोगों का वैसे कल टेस्ट है अगर आपको याद हो तो, और अगर फॉर एग्जांपल कल छुट्टी हुई तो फिर ट्यूसडे को या मंडे या ट्यूसडे को आपका टेस्ट जाएगा। तो फिर हम लोग जो है इसको ऑनलाइन पढ़ेंगे या क्लास में जब भी कभी टाइम मिलेगा। तो अब हम लोगों ने पहले बात शुरू करनी है इंटरनल इकोनॉमिक्स में, मीनिंग पहले हम लोग बात करेंगे इंटरनल इकोनॉमिक्स की। ठीक है, फिर हम बात करेंगे एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स की। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इंटरनल डिस इकोनॉमिक्स की, और फिर हम बात करेंगे एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स की। एक एक करके हम बात करेंगे सो दैट हमारा पूरा स्केल ऑफ ऑपरेशन जो है वो क्लियर कंप्लीट हो जाए। ठीक है जी, सो दिस इज इट फॉर टुडे। आप लोग जाएं, एंजॉय करें, हैव फन। ये मैं आपको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आप एक स्क्रीन पर इसको देख सकें। नहीं आ रहा भाई, एक स्क्रीन पे बहुत लिखा है जो आ जाता है लेकिन नजर कुछ नहीं आएगा। Ta-da! सही है, सो दिस इज इट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस पूछ लें, इफ यू नहीं देन आप जा सकते हैं, एंजॉय करें।